अच्छा हुआ, बढ़िया। तो हम बात कर रहे थे कि वर्ण जो है वो क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे देख रहे थे कि अ, तो अ का जो उच्चारण हम करते हैं, उच्चारण करने के बाद ये वही समाप्त हो जाता है, ठीक है। अर्थात ये अकेला है और मूल रूप में, अकेला भी है और मूल रूप में भी है। लेकिन बात करें क, तो क का उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि क के उच्चारण में आपको तो बोलना ही बोलना, बिना बोले उसका उच्चारण संभव नहीं है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम लोग क से अ को बाहर कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग हलंत का प्रयोग करते हैं, ऐसे करते हैं। इससे पता चलता है कि इस क से अ निकल चुका है, ठीक है। इस क से अ निकल चुका है, ठीक है। अब कोशिश करते हैं कि देखो ये क था जिसमें अ मिला हुआ था, है ना, लेकिन उच्चारण में ये या निकल ही नहीं सकता, नहीं निकाला जा सकता, लेकिन लिखने में हम तो निकाल दिए। अब क्या पुनः इस क से अब आ को और निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हुआ कि ये क अपने मूल रूप में आ गया, ये क जो है अपने मूल रूप में आ गया, ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो हम जो बार बार बोलते हैं ना, परंपरा से जो रटते आ रहे हैं कि जिसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये रटने वाली बात को आप समझ गए कि खंड और टुकड़ा कहाँ से नहीं किया जा सकता? मूल शब्द से। यानी जब ये अपने मूल रूप में आ जाए तो इस मूल से फिर अब नीचे हम नहीं कर सकते हैं। तो अब इसकी गिनती किसमें होगी? वर्ण में। इसकी गिनती किसमें होगी? वर्ण में। ये तो ऑलरेडी मूल रूप में था और ये इसमें क मिला हुआ था, जिससे हमने क निकाल दिया। अब ये भी किसमें आ गया? मूल में। ये तो अपना मूल में है ही। अब इसको हम लोग इसको वर्ण कहेंगे, इसको भी वर्ण कहेंगे और इसको वर्ण कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, इस वर्ण के साथ साथ एक कंसेप्ट चलता है अक्षर का। वर्ण के साथ साथ लोग अक्षर का कंसेप्ट भी चलाते हैं, ठीक है। देखिए, वर्ण के साथ साथ अक्षर के कंसेप्ट को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। देखिए, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए, जैसे अब बात करें अ की और फिर बात करें क की, यही दोनों को लेते। तो ये अ तो वर्ण है, लेकिन ये जो क है ना, ये वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मूल रूप में नहीं है। है क्या मूल रूप में? नहीं। अभी इसके साथ कौन सम्मिलित है? असम्मिलित, ठीक है। और ये अपने मूल रूप में नहीं है। तो मूल रूप में नहीं है तो अब हम इसको अक्षर कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे? अक्षर। देखिए, ये इसको दोनों नाम है इसी का। क्यों? कि ये अक्षर भी है और वर्ण भी है। और जब किसी व्यंजन के साथ उसका स्वर मिला हुआ रूप हो तो वो क्या कहलाता है? अक्षर। क्लियर है? अब कह सकते हैं कि जो या, आ, ई, उ, ये सब जो हैं वो वर्ण भी है और ठीक है। और का बिना हलंत वाले क, ख, ग, घ, ये सभी अक्षर है। जब इससे हम स्वर को बाहर कर ले तब ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज
हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से इसका खंड करते हैं और कहां से अब इसका खंड नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ठीक वर्ण के भेद। देखो मोटे तौर पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण के 3 भेद होते हैं। ठीक, एक होता है स्वर वर्ण, स्वर, व्यंजन। चलिए, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन। चलिए, स्वर में होता है वो पल्लू। ठीक, चलिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगर एक तीसरा बात करें तो वो अयोगवा होता है। ठीक है, जी। तीसरा अगर बात करें तो वो अयोगवा। चलिए उसको आगे कहीं चर्चा कर लेंगे। तो स्वर और व्यंजन व्यंजन। 2 वर्ण होते हैं। ठीक, तो स्वर वर्ण पर बात कर लेते हैं। क्या होता है स्वर वर्ण? चलिए आप लोग कॉपी में उसको नोट भी नहीं किए होंगे लगता है, नोट कीजिए। वर्ण के भेद, के भेद, वर्ण के भेद लिखे। पहला स्वर वर्ण, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, दूसरा लिखिए व्यंजन वर्ण। तो लिखिए व्यंजन वर्ण, अब हेडिंग लगाइए स्वर वर्ण। ठीक, क्या स्वर वर्ण। ठीक है, जब पॉज करने की जरूरत हो तो भी समझ जाएगा तुम कि यहाँ पॉज करना है ना। जी। चलिए, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण लिखने के बाद आपने स्वर लगाया, हेडिंग, हेडिंग लगा लिया। चलिए लिखेंगे जिस वर्ण का, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, यानी यहां पर वह भी लिख सकते थे, वह वर्ण या जिस वर्ण। ठीक है ना, जिस वर्ण का उच्चारण, उच्चारण मतलब जो हम लोग बोलते हैं,
जो हम लोग बोलते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण करने में उसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो। उच्चारण कैसे हो? स्वतंत्र रूप से, यानी जब भी हम उसका उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण करने में हवा जो है, जो हमारे मुख से जो हवा निकलती है, आप लोग ध्वनि पढ़े होंगे, है ना? उसमें आप देखे होंगे कि जब कोई चीज कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारे यहाँ भी कुछ स्वर तंत्रियां हैं यहाँ पर, ठीक है? हमारे यहाँ पूरे इस सिस्टम में कुछ स्वर तंत्रियां हैं, जिससे क्या होते हैं ना कि हमारी इस नाभि के पास से हवा बाहर निकलती है, ठीक ना? और हवा सब बाहर निकलती है तो ये स्वर तंत्रियों के बीच ये फंसती नहीं है, टकराती नहीं है, और यहाँ से वो सीधा बाहर निकल आती है, यानी स्वतंत्र रूप से बाहर आती है, कोई रुकावट उसमें होता नहीं है। तो उसी को बोला गया स्वतंत्र। तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, कहीं कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात उसमें कोई अन्य वर्ण भी उसमें जुड़ता नहीं है, ठीक है ना? वो क्या कहलाएगा? स्वर वर्ण। क्लियर है? जी। स्वर वर्ण कहलाएगा। देखिए, स्वर वर्ण की विशेषता ये है कि इसका उच्चारण शुरू से अंत तक एक ही होगा। इसका उच्चारण शुरू से अंत तक एक ही होगा। क्लियर है? जी। जैसे इसका उच्चारण ठीक है ना, शुरू से अंत तक एक ही होता है, एक ही होता है। देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं कि इसका उच्चारण जैसे शुरू करेंगे अंत भी उसी से हो। जैसे बोलो आ, हम बोलते हैं ना, तो बोलते आ, लास्ट तक आ को पकड़े हुए। और अगर हम बोले का, तो का, तो देखिएगा, अगर हम ऐसे उच्चारण करें आ, तो कोई आदमी बीच में आ जाए तो वो बोलेगा क्या आ किया हुआ, क्योंकि वो आ ही सुन रहा है। लेकिन ऐसे हम करें का, तो जो दूसरा आदमी आएगा फिर वो भी वही बतिया बोलेगा कि क्या आ किया हुआ, क्या, क्योंकि उसे क्या सुनाई देगी? आ। क्या आप लोग भी एक बार बोलिए आ। तो देखिए आ शुरू से अंत तक वही टिका हुआ है जी। फिर बोलिए का, ध्वनि, का ध्वनि थोड़ा का ध्वनि कुछ क्षण के लिए रहती है ना? का ध्वनि कुछ क्षण के लिए रहती है और उसके बाद वो विलुप्त हो जाती है कि नहीं? लेकिन ये आ ध्वनि आ, ई, ऊ, ए, है ना? चलिए, तो ये जो ध्वनि है वो शुरू से अंत तक टिकी रहती है। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है जो व्यंजन में नहीं है। तो इसका उच्चारण शुरू से अंत तक एक ही होता है, ठीक? इसके और दूसरी चीज की इसका उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र। इसके उच्चारण में अन्य वर्ण मतलब कोई दूसरा वर्ण नहीं आता। कोई दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? अब देखिए स्वर वर्ण कौन कौन है, ठीक है? जैसे है
हला नहीं, अ आ ई ऊ ए आई ओ आओ। सुनिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हल नहीं। तो इसमें से एक महत्वपूर्ण चीज है, गिनिएगा, ये हम लोग गिन लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए स्वर वर्णों की संख्या 11 है। जी। भारत के या दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी हिंदी में स्वर वर्ण पूछा जाए तो उसकी संख्या 11 है। क्लियर है? जी। एक वर्ण है जो थोड़ा सा विवाद उत्पन्न करता है, ठीक है? एक वर्ण है जो थोड़ा सा विवाद उत्पन्न करता है। देखिए हिंदी के शब्दों को लिखने में 2 वर्णों का बड़ा प्रचलन हो गया है, और एक ऐसा वर्ण है जिसका बहुत प्रचलन हो गया है, और एक ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग बहुत कम होता है और ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में ही होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ण हैं जो आप किसी की व्याकरण पुस्तक पढ़ेंगे तो किसी में ये आ जाएगा जो हमें बताना होगी, या किसी में देखिए किसी व्याकरण में री को शामिल करता है, 11वां मान लीजिए, और किसी में इसको शामिल करता है। देखो ये ना तो आ है ना तो औ है, इसके और इसके बीच में डा नहीं बोलते हैं, डाउ भी नहीं बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नहीं? तो ये जो है इसको बोलते हैं आगत स्वर। ये आया हुआ है, उर्दू फारसी के जो शब्द आ गए ना, समझ रहे हैं ना, उनको लेकर के ये आया हुआ है। तो आज हमारी हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसके ऊपर सिर्फ चांद होगा, नहीं बिंदी नहीं होगा। क्या सिर्फ एक चांद होगा, बिंदी नहीं होगा। बात समझ गए? तो ये सिर्फ ये देखिए चांद वाले, ये जो आगत स्वर है ये। अब देखिए अगर ये दोनों को शामिल करेंगे तो स्वर की संख्या 12 हो जाएगी। क्या? तो या तो ये शामिल होगा या तो ये। ध्यान से सुनिए, जब हम संधि पढ़ेंगे, सुनिए, जब हम संधि पढ़ेंगे तो री को शामिल करके चलेंगे, क्योंकि संधि के अधिकांश नियम संस्कृत से ही संबंधित हैं। ठीक है? तो उस समय ये आगत स्वर को क्या करेंगे? हटा देंगे। हमेशा 11 ही रखना है। और अगर सिर्फ हिंदी की बात करें तो ये अगर हटा देते हैं तो समझ जाइए एक प्रकार से कि ये संस्कृत के स्वर हो गए। क्लियर हो गया? और यदि इसको हम लोग हटा देते हैं तो ये किसके स्वर हो जाएंगे? हिंदी के स्वर हो जाएंगे। क्लियर है? तो हिंदी के स्वर में इसको शामिल किया गया है, इसे स्थान मिला है, और इसके बाद यहाँ मिला, ये यहाँ लिखा जाता है या आ है ना, ऐसा। तो ये इस प्रकार से स्वरों की संख्या कितनी है? 11 स्वर हैं। अब समझ गए होंगे कि कब किसको शामिल करना है। समझ गए? हाँ, कोई लोग बोलेगा कि री हाँ है, तो अगर री नहीं है, किसी एक को रखना है। जो संस्कृत के स्वर की बात हो तो री रहेगा, और यदि हिंदी के स्वर की बात हो री हटा देना है। लेकिन संधि जब भी पढ़ेंगे तो री को ही लेकर चलना, क्योंकि संधि में इसका प्रयोग ज्यादा करेंगे, इसका ना कहीं प्रयोग नहीं है। समझ गए? तो आज हम लोग देख लिए
कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और स्वर वर्ण कौन कौन हैं। क्लियर है? अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वर वर्ण के भेद कौन कौन, ठीक है, और भेद जान लेंगे, फिर हम लोग आगे संधि की ओर या फिर व्यंजन वर्ण थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर संधि की ओर चल देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को। एक बार उधर घुमा दो बाबू, थोड़ा लाइक करो भाई। जी आ रहा है। स्टॉप करो।